नमस्कार, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में। महान व्यक्तित्व की कहानी के साथ वह एक महान साहित्यकार मैक्सिम गोर्की। दुनिया में जब कभी भी साहित्यकार का नाम लिया जाएगा तो प्रथम पंक्ति के साहित्यकार की सूची बनाई जाएगी। एक नाम स्वाभाविक रूप से उसमें स्थान पाएगा, वह स्थान है महान रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की का। मैक्सिम गोर्की का जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था, 28 मार्च। जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार की जो दशा थी, आर्थिक तंगी से वह परिवार गुजर रहा था, लेकिन बच्चा बचपन से ही विचारशील होने के साथ साथ अध्ययन के प्रति गहरी रुचि रखने वाला था। कुछ भी देखा उसको पलट कर पढ़ने लगना गोर्की का बचपन से ही स्वभाव था। पिता थोड़ा क्रूर भी थे, या यूं समझ लो शायद हालात कुछ इस तरीके के थे जिससे जब उनको लगता था कि ये जितना वक्त पढ़ने में जया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, शायद इतना में कुछ कमा के लाता तो शायद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होती। जब कभी भी बच्चा बचपन में गोर्की को किताब पढ़ते हुए देखते थे, जोरदार चमाटा चढ़, लेकिन इस चमाटा से कह सकते हैं कि गाल पे चोट जरूर लगती थी, परंतु जो इरादा था गोर्की का, उस इरादा को चाटा हिला नहीं। समय भी था, समय बीतने के साथ साथ गोर्की के पिता दुनिया से चले गए। पिता का साया भी दूर हुआ और परिवार पे पहले से ही बदहाली थी। तमाम जो परिस्थितियां थी, इससे गोर्की ने एक बुक सेलर की दुकान पर नौकरी शुरू की। चुना भी क्या? बुक सेलर। अब बुक सेलर के दुकान पर नौकरी करने में फुर्सत की जो किताब बेचना, किताब की दुकान में जितनी किताबें हुई थी, सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। धीरे 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 बचपन से किशोर होते गए, किशोर से यौवन की दहलीज पर कदम रखे और सोवियत रूस में बहुत तरह के राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। सोवियत रूस की जो दशा थी उस समय, इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। जारशाही का और अन्याय का दौर था, वह चरम पे था। अन्याय अत्याचार के चरम पर जारशाही थी। निहिलिज्म सोवियत रूस में भी चरम पर था। जार निकोलस द्वितीय की हत्या करने के बाद जो अराजकता का वातावरण बना था, सबको दिख रहा है कि किशोर बाल। कालांतर में जब उन्होंने अपनी माई चाइल्डहुड, जो उनकी आत्मकथा का एक खंड है, इसकी रचना की, तो उसमें उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया। उस समय एक और बात सोवियत रूस में जो घटित हो रही थी, सोवियत रूस में बहुत तेजी से औद्योगिकरण किए जा रहे थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण हो रहे थे, कल कारखाने बनाए जा रहे थे, और कल कारखाने और औद्योगिकरण से पहले से ही जो वर्ग शोषित, जिनका शोषण हो रहा था, उसका शोषण और बढ़ता चला गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि सोवियत रूस में पूंजीपति का वर्ग और सर्वहारा वर्ग का निर्माण तो पहले ही से खाई बढ़ गई, निर्मित पहले से ये दोनों वर्ग। धीरे धीरे आगे बढ़ा स्थिति, तब राष्ट्रीय सम्मान का आ गया जब 1905 ईस्वी में एक एशियाई देश था जापान, जिसने यूरोप के महान देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देश के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण ही नहीं किया, पराजित किया। यह यूरोप के लिए आत्मसम्मान का विषय था, यूरोप के मान को ठेस पहुंची थी। सोवियत रूस की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। सोवियत रूस को लगा ये वाला मेरे लिए बहुत मुश्किलाहट की स्थिति है, तो एक तरफ देश हारा रहा है और दूसरी तरफ जारशाही अपने चरम पर थी। और वही वर्ष था जिस वर्ष की खूनी रविवार की घटना घटी, और इससे मार्च 1905 ईस्वी में सोवियत रूस में क्रांति उत्पन्न हो गई। इस क्रांति में भाग लिया मैक्सिम गोर्की ने। क्रांति के बाद हुआ 1906 ईस्वी से लेकर के 1913 ईस्वी तक ऐसी परिस्थितियां आई कि उन्हें देश से बाहर, बाद में फिर लौटे। जब लौटे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की व्यापक क्षति हो रही थी, और रूस में फिर तो कह सकते हैं पहले से ही वातावरण कुछ इस प्रकार का था जिससे रूस में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास जारी थे। और
इन्हीं तमाम कोशिशों में 1917 ईस्वी की क्रांति हुई। पहले मेंशेविक सरकार बना, केरेंस्की प्रधान बने, फिर बाद में बोल्शेविक सरकार बनी और व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, जिन्हें हम कह सकते हैं कि उन्होंने उनके नेतृत्व में जो घटना घटी थी वह शायद संपूर्ण इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है और सदैव रखता है, जब सर्वहारा सर्वशोषित वर्ग सत्ता पर काबिज हुआ। खैर, हम इस बात को छोड़ चलते हैं, मैक्सिम गोर्की पर आते हैं। गोर्की और लेनिन के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद थे शुरू में, लेकिन जब देखा बाद में नजदीकी एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिला, तो गोर्की ने लेनिन की सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और 1919 ईस्वी में गोर्की लेनिन की सरकार में सम्मिलित हो गए। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और लेनिन की मृत्यु के बाद राजनीतिक रूप से कहा जाए साम्यवादी सरकार से गोर्की अपने आप को दूर कर लेते हैं, लेकिन साहित्य साधना में लगे रहे और साहित्य का, पत्रकारिता का जो धर्म होता है, राष्ट्रीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, मानव हितों से जुड़े मुद्दे, इसको उठाना, इसको दिखाना, इसका चित्र खींचना, इनकी जो रचनाएं होती थी, इसमें तत्कालीन रूस समाज का प्रतिबिंब स्पष्ट देखने को मिलता था। वो कहते हैं ना, साहित्य आईना होता है किसी समाज का, किसी वक्त का, और देश की दशा का और काल का आईना होता है। सब कुछ इसमें देख सकते थे आप गोर्की की रचना में। गोर्की दूर हो चुके थे, राजनीतिक जो गतिविधि थी उससे कोई वास्ता इनका नहीं था, लेकिन वास्ता था सोवियत रूस। 1934 ईस्वी आते आते वो लेखक संघ के सोवियत लेखक संघ के अध्यक्ष बने 1934 ईस्वी में, और उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी। कहा जाता है कि लोकप्रियता उनकी इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन सोवियत शासक और कह सकते हैं सर्वकालिक महान तानाशाह, दोनों शब्द हमने इस्तेमाल किया, तानाशाह भी और महान भी। हालांकि दोनों शब्द का एक साथ जोड़ना ये एक बड़ा मुश्किल सा टास्क है, लेकिन फिर भी हम जब कभी स्टालिन का जिक्र करेंगे तो इन दोनों शब्दों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि स्टालिन बौखला गया। स्टालिन को ऐसा लगा कि यह कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मार्ग का बाधक हो, कहा जाता है। 1936 ईस्वी में उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। हालांकि उनकी मौत एक अस्पताल में हुई थी, कितना सत्य है कहना मुश्किल है। 14 जून 1936 ईस्वी को महान साहित्यकार, महान इतिहासकार गोर्की का निधन हो गया। यहाँ हमें अभी ध्यान में रखें, यही वो वर्ष था जब भारत का महान उपन्यासकार उपन्यास सम्राट जिसे हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद ने भी सदा सदा के लिए दुनिया छोड़ दी थी। बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही महान व्यक्ति की कहानी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। महान व्यक्तित्व श्रृंखला। धन्यवाद।